हमने सारा का सारा क्या कर लिया था, राधे राधे संजीव, सब स्पेस का डिस्कशन कर लिया था। अब हम सब स्पेस के बाद बढ़ेंगे किसकी तरफ, सब स्पेस के बाद हम बढ़ेंगे बेसिस की तरफ, ठीक है। सब स्पेस के बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, बेसिस की तरफ बढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे, ठीक है, और फिर हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले इसके बाद बात आती है लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। एक सेट का लीनियर, सॉरी लीनियर लिख लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, एक सेट का लीनियर स्पैन देखेंगे, ठीक है। एक सेट का क्या देखेंगे, लीनियर स्पैन देखेंगे, ठीक है। लीनियर स्पैन क्या होगा ये देखो, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, एल एस से डिनोट किया। क्या होता है लीनियर स्पैन, कहता है कि इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, over field F, if V is a vector space over field F and S इसका एक सबसेट है and S is a subset of V given by S is equal to, डिनोट करें V1 V2 Vn, ठीक है। then linear span of S, linear span of S is LS, alpha 1 V1 प्लस alpha 2 V2 प्लस अल्फा एन वी एन, ठीक है। तो अल्फा आईज हैं वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, फील्ड में बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर स्पैन ऑफ एस है। इसी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे। समझो अब ये लीनियर स्पैन चीज क्या है, लीनियर स्पैन ये चीज है क्या, इसको समझने की कोशिश करो जरा। तो जो एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने उसका एक सबसेट उठाया कोई भी, ठीक है, उसका सबसेट उठाया, मान लो ये एस, ये एस मैंने क्या उठाया, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है उसके कुछ एलिमेंट्स उठाए और उसका एक सेट बना दिया, उसको हम एस सेट कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, जितने वेक्टर्स उठाए ना उतने ही अल्फा आईज स्केलर्स उठा लिए, उतने ही अल्फा आईज हमने क्या उठा लिए, स्केलर्स उठा लिए। और वो कहता है कि अब इन अल्फा आईज का यूज करके जितने भी तुम इनसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो वो सारे कॉम्बिनेशंस का एक सेट बना लो, उस सेट को हम लीनियर स्पैन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि यहां पे मैंने एक सेट ले लिया 1x और x, मैंने ये सेट ले लिया, ठीक है, और मैंने फील्ड मान लो रियल नंबर्स के लिए, फील्ड मैंने क्या ली है, रियल नंबर्स के लिए। तो इसका लीनियर स्पैन क्या बनाओगे तुम यहां से तीन स्केलर्स उठाओगे कोई भी, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अल्फा 2 को x से, और अल्फा 3 को x स्क्वायर से, है ना। ये सारे सारे अल्फा आईज क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब मुझे जरा एक बात ये समझाओ तुम कि ये जो लीनियर स्पैन है सारा का सारा, ये जो लीनियर स्पैन है तुम्हारा सारा का सारा, ये सारा का सारा जो लीनियर स्पैन है इसके अंदर क्या होगा, बताओ जरा। ये लीनियर स्पैन के अंदर क्या आएंगे, तुम अगर वर्ड बोल के बता पाओ तो। ये अगर ये मैं अल्फा बिट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को चेंजेस करा करा के अगर यहाँ पे रियल नंबर्स लिख दूंगा सारे के सारे, तो क्या बन जाएगा बताओ। अगर इनको हम चेंज करा दें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को, तो ये जो एल एस सेट है ये क्या दिखेगा, किस चीज का ये एल एस सेट बनेगा, बताओ ये क्या होगा, बोलो 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 बोलो, बताओ। बहुत टाइम लगा रहे हो, इतनी देर की बात नहीं है। क्या इससे सारे के सारे पोलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2 नहीं बन जाएंगे, बताओ। इस एल एस सेट के अंदर 2 डिग्री तक के सारे पोलिनोमियल्स बन जाएंगे भाई। 0 डिग्री वाला बन जाएगा, कांस्टेंट भी बन जाएगा। जब तुम अल्फा 2 को 0 और अल्फा 3 को 0 लेके अल्फा 1 को चेंज कराते जाओ सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। 1 डिग्री का भी बन जाएगा, अल्फा 3 को 0 ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 को चेंज कराते चले जाओ, और अल्फा 3 अल्फा 1 और अल्फा 2 इन तीनों को चेंज कराओगे तो 2 डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स बन जाएंगे। तो क्या ये तुम्हारा सेट ऑफ पोलिनोमियल्स नहीं बन गया, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू डिग्री 2, बोलो 2 डिग्री तक के सारे पोलिनोमियल्स नहीं बन गए यहाँ पे, आया ना, बताओ जल्दी बोलो, बन गए कि नहीं बन गए। तो इनसे जितना भी एक्सपेंड हो सकता था वो सारा का सारा इन्होंने एक्सपेंड करके सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। सोचो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए, इन 3 एलिमेंट्स से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स बन गए, है ना। जैसे कि मान लो मैं तुम्हारे को एक और एग्जांपल दूं, तुम समझ पाओ तो। मान लो एक वेक्टर स्पेस वी आर स्क्वायर ओवर आर है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, ये तुम जल्दी समझ पाओगे। मान लो मैंने इसका एक एस सबसेट ले लिया, क्या 1,0, बस एक ही एलिमेंट ले लिया, 1,0 एक एलिमेंट बनेगा, 1,0 ले लिया, ठीक है। ये इसका मैंने एक सबसेट ले लिया, ठीक है, ओवर आर पे ही बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे। तो जरा मेरे को बताओ इसका जो लीनियर स्पैन बनेगा, इसका लीनियर स्पैन क्या बनेगा, बस एक ही एलिमेंट लिया है, एक ही एलिमेंट लिया है, यानी इसको बस अल्फा 1 से गुना कराऊंगा, 1 into 0, है ना। अल्फा 1 कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में। जरा मेरे को बताओ कि ये क्या बना देगा, ये चीज क्या बना देगी,
ये जो एलिमेंट्स होंगे अल्फा 1 को जब 1 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल एस सेट। तो ये एल एस सेट होगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बता सकते हो मेरे को? जब हम अल्फा 1 को चेंज कराते जाएंगे तो ये अल्फा 1, ये जो एल एस सेट है, लीनियर स्पैन जो है एस का, ये लीनियर स्पैन सारा का सारा क्या बन जाएगा, बता सकते हो? बोलो, सोचो। अगर तुम अल्फा 1 को चेंज कराते जाओगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, सोचो। नहीं, कॉन्स्टेंट्स नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा, सोचो। थोड़ा सा अपनी बुद्धि को थोड़ा बड़ा करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा सोचो ये चीज क्या बन जाएगी। हम एक एलिमेंट से, हाँ वेरी गुड सिमरन, सिमरन ने सही बताया है, एक पॉइंट से हम बहुत बड़ा एक क्या बनाना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेट बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल संजीव, बिल्कुल सिमरन और संजीव सही समझे। देखो तुमने क्या लिया है, तुमने एक एक्स एक्सिस का पॉइंट उठाया है, तुमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट उठाया है यहाँ से। ये अब जब इसको इस दुनिया के सारे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब हम इस दुनिया को सारे के सारे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 0 को, तो क्या तुम 1 को मल्टीप्लाई कराओगे 1.1 से तो 1.1 कोमा 0 आ जाएगा, 2 से कराओगे तो 2 कोमा 0 आ जाएगा, -1 से कराओगे तो -1 कोमा 0 आ जाएगा। क्या पूरी की पूरी एक्स एक्सिस नहीं बन जाएगी? क्या पूरी की पूरी एक्स एक्सिस नहीं बन जाएगी? यानी कि ये जो 1 कोमा 0 इकलौता पॉइंट है, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को जनरेट कर देगा। ये क्या कर देगा, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को जनरेट कर देगा। ये एक्चुअली में एक्स एक्सिस बन गई पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आ गई। यहां पे इन तीन एलिमेंट से मिलके इन्होंने अपने इस पूरी दुनिया के 2 डिग्री तक के पॉलिनोमियल जनरेट कर दिए, सिर्फ इनको इन तीन एलिमेंट्स की जरूरत, समझ रहे हो? तो लीनियर स्पैन एक्चुअली में ये करता है, जो सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक है उसको पकड़ लेता है ना, जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है उसको पकड़ लेता है और फिर उनको जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है, उससे जो भी बन जाता है वो लीनियर स्पैन हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं कि भाई एक स्क्वायर ले लिया तुमने, है ना, अब ये स्क्वायर को एक लाइन में जचाते चले जाओ, क्या बन जाएगा? मैं अगर तुमको कहूं कि 5 स्क्वायर लो और इनको ऊपर नीचे जचा दो, तो तुम पांचों स्क्वायर को जचा दोगे, है ना। अब तुमने एक पकड़ा और 5 स्क्वायर जचा दिया तो एक रेक्टेंगल बन गया नया, है ना। एक स्क्वायर पकड़ा था, 5 स्क्वायर जचा दिया तो एक रेक्टेंगल बन गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके का कुछ हो रहा है। तो लीनियर स्पैन ये हो गया। लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझना, ये पेपर में पूछ सकता है DSSS के अंदर। पहला, लीनियर स्पैन इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ एस। लीनियर स्पैन इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ एस, सबस्पेस ऑफ वी, सॉरी। तो लीनियर स्पैन होता है ना, वो हमेशा वी का सबस्पेस बनता है। दूसरी बात, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एस जो होगा वो तुम्हारा लीनियर स्पैन का सबसेट होगा, यानी कि जो सेट लेके चले थे वो सेट तुम्हें पक्का पक्का उसके अंदर जरूर मिलेगा, लीनियर स्पैन वाले सेट के अंदर। क्या ये जो 1,0 वाला सेट है ये लीनियर स्पैन के अंदर है कि नहीं है? अल्फा 1 की वैल्यू तुम 1 ले लो, अगर अल्फा 1 की वैल्यू तुम 1 ले लोगे तो क्या ये लीनियर स्पैन के अंदर 1,0 नहीं आएगा? और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे पर एस तो इसी के अंदर कंटेन होगा। दूसरी बात, 1 x x² क्या इसके अंदर नहीं आएगा? मैं बता रहा था, जब तुम अल्फा 1 को 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 को 0 ले लोगे तो 1 बन जाएगा। अगर तुम अल्फा 2 को 1 ले लोगे और अल्फा 1 और अल्फा 3 को 0 ले लोगे तो ये x बन जाएगा। और अगर तुम अल्फा 3 को 1 ले लोगे और अल्फा 1 और अल्फा 2 को 0 ले लोगे तो ये x² बन जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ये क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, है ना? तो ये हो गई हमारी सारी की सारी बात। तो ये हो गया लीनियर स्पैन, समझे इस बात को? हाँ, एक और बात, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मैं अगर लीनियर स्पैन का फिर से लीनियर स्पैन ले लूं तो क्या होगा, बताओ? अगर मैं लीनियर स्पैन का फिर से लीनियर स्पैन अगर ले लूं तो क्या बन जाएगा? भाई मान लो ये है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, भाई पहले तो ये एस था, फिर इससे लीनियर स्पैन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए, उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स का फिर से कॉम्बिनेशन ले लोगे तो क्या फिर से वही नहीं बन जाएंगे? क्या नई चीज आएगी? तुम खुद सोचो, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का फिर से लीनियर स्पैन ले लूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले भी एक्स एक्सिस आई हुई थी, अभी भी एक्स एक्सिस आएगी, कोई नया एलिमेंट तो बन के आने से रहा। क्या कोई नया एलिमेंट बन जाएगा? क्या एक्स एक्सिस से बाहर जा पाओगे? सोचो, नहीं जा पाओगे। अगर यहाँ पे सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं अप टू डिग्री 2, उन सारों को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के अगर तुम जोड़ दोगे तो भी तो 2 डिग्री तक के पोलिनोमियल ही रहेंगे, कोई नया 3 डिग्री का पोलिनोमियल थोड़ी ना बन जाएगा। और 2 डिग्री तक के तो सारे के सारे यही थे। तो जब हम लीनियर स्पैन का वापस से लीनियर स्पैन ले लेते हैं तो वो लीनियर स्पैन ही बन जाता है, कोई नई चीज नहीं आती है वहां पे। समझ आ रही बात? लीनियर स्पैन से लीनियर स्पैन ही बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, एक और एग्जाम्पल बताओ, चलो एक और एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि मान लो मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया R³/R, ऐसे सेट मान लो मैंने ले लिया 1 0 0 एंड 0 1 0, ये ले लिया, और जो तुम सॉरी यही ले लिया बस, ओवर आर, आर ही लिख रहा है यहाँ पे। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? 2 एलिमेंट्स उठाए हैं, अल्फा 1 को 1 0 0 से मल्टीप्लाई कराया है, प्लस में इसको 0 1 0 से मल्टीप्लाई कराया है। और जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है ना तुम्हारे, वो दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। कोई नहीं ज्ञानेंद्र, बताओ ये लीनियर स्पैन क्या बनेगा? बोलो बोलो, क्या करना है? अल्फा 1 में सारे रियल नंबर्स उठाओ, अल्फा 2 में सारे रियल नंबर्स उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, जोड़ दो। ये जो लीनियर स्पैन वाला सेट बनेगा ये क्या बनेगा, बताओ?
बोलो ये सेट क्या बनेगा, ये जो लीनियर स्पैन का सेट। हाँ वेरी गुड हिमांशु, अब की बार हिमांशु सही समझा, शाबाश, अब की बार सही समझा। बताओ अल्फा बीटा जीरो, हाँ ठीक है, तो वो अल्फा बीटा जीरो क्या बन गया, नितेश भी सही समझ रहा है कि ठीक है ऐसा कुछ आ जाएगा, यानी कि वाई जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सारे के सारे आ जाएंगे, है ना, अल्फा और बीटा दोनों जीरो रहेंगे, पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे जीरो रहेंगे, है ना, मतलब सबको मिला दोगे तो एक्स वाले आ जाएंगे, वाई वाले सारे आ जाएंगे, जेड वाला जीरो रहेगा, ये होगा एक्स वाले आ जाएंगे, वाई वाले आ जाएंगे और जेड वाले सारे जीरो रहेंगे, है ना। तो क्या ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन नहीं बन जाएगा तुम्हारा, बताओ, ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, ये दोनों दोनों जो एलिमेंट्स है मिला के पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से समझना है। हाँ, तो ये लीनियर स्पैन की कहानी हो गई, मेरे को उम्मीद है कि बड़े अच्छे से तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ये, अच्छा इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो चीज लिखी है ना, ये वाली जो चीज लिखी है हमने यहाँ पे, तो ये वाली चीज लिखी है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम बोलते हैं, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर किस लिए, क्योंकि डिग्री सबकी वन लीनियर ले रखी है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट भी हो गया, ऐसे बोल सकते हो, अगर नाम देना चाहो तो V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट, वो क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ, तो क्या कहता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होगा, ये शायद मेरे को उम्मीद है सबको पता भी होगा, तो कहता है कि लेट एस, एक सेट मैंने ले लिया V1 V2 ऐसे करते करते Vn, be a set then S is linearly independent, then S is linearly independent, S linearly independent होगा if, अगर मैं अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू ऐसे करते करते अल्फा एन वी एन को जीरो के बराबर रख दूं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको जीरो के बराबर रख दूं, देन तो सारे के सारे जो अल्फा आईज हैं वो तुम्हारे जीरो होने चाहिए फॉर ऑल आई, यानी कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये जीरो के बराबर सिर्फ और सिर्फ तब आए जब तुम सारे अल्फा आईज को जीरो जीरो ही लो, और कोई चॉइस ही ना बचे तुम्हारे पास, है ना, कि भाई एक को वन ले लिया एक को माइनस वन ले लिया, ऐसे नहीं, सबको जीरो लो तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन आए, ठीक है। इफ अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर एक भी कांस्टेंट इनमें से तुम्हें ऐसा मिल गया, अगर एक भी कांस्टेंट इनमें से तुम्हें क्या मिल गया, नॉन जीरो मिल गया, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, है ना, समझ गए। बोलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं, एक आसान एग्जांपल से मैं समझाता हूं जिससे तुम्हें अच्छे से बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी, जैसे कि पहला एग्जांपल, मान लो मैंने एस सेट पूछा तुमसे, ये ले लिया, मान लो वन एक्स और एक्स स्क्वायर, ये सेट लिया था, जरा मुझे बताओ अगर मैं अल्फा वन को वन से गुना कराऊं, अल्फा टू को एक्स से गुना कराऊं और अल्फा थ्री को एक्स स्क्वायर से गुना कराऊं और जीरो के बराबर रखूं, तो क्या तुम ऐसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ऐसे नॉन जीरो नंबर्स ढूंढ सकते हो, क्या तुम्हें कोई ऐसे नॉन जीरो नंबर्स का सेट मिल जाएगा जिसके लिए ये चीज जीरो बन जाए, बताओ क्या कोई ऐसा नॉन जीरो नंबर मिलेगा तुम्हें, सोचो, थोड़ा सा ऊपर चला गया, अल्फा वन इंटू में एक्स, वन इंटू अल्फा टू अल्फा थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बताओ, यहां से अगर मैं तुमसे पूछूंगा मेरे को बताओ अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री क्या होने चाहिए, बताओ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री क्या होने चाहिए, नहीं होगा ना, कभी नहीं मिलेगा, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री को जीरो ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो क्लियर क्लियर चमक रहा है ना, ये क्लियर क्लियर चमक रहा है, तो ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये एल आई सेट है ना। अगर मैं तुमसे दूसरा एग्जाम्पल दूं और पूछूं तुमसे, जैसे कि मान लो एकदम आसान सा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक तो ले लिया एक्स और एक ले लिया मान लो मैंने टू एक्स, अगर मैं इस सेट की बात करूं कि अल्फा वन को एक्स से गुना कराओ अल्फा टू को टू एक्स से गुना कराओ, अब अगर मैं तुमसे पूछूं और इसको जीरो के बराबर रख दो, तो क्या यहाँ से तुम्हें अल्फा वन और अल्फा टू नॉन जीरो मिल सकते हैं, क्या यहाँ पे तुम्हें अल्फा वन और अल्फा टू नॉन जीरो मिल सकते हैं, सर अल्फा वन एक्स होगा, नहीं नहीं कॉन्स्टेंट्स, अल्फा आईज क्या है, स्केलर्स हैं, अल्फा आईज क्या है, रियल नंबर से लिख लो चाहे, वेयर अल्फा आईज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यहाँ पे रियल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, या फिर फील्ड की बात हो रही है, फील्ड भी बोल सकते हो, अभी के लिए तुम रियल ही लिख लो, मोस्टली रियल ही होते हैं, क्या कुछ मत लिखो तुम, कॉन्स्टेंट ही रहने दो, अभी ये समझ लो कि कॉन्स्टेंट्स है, इसमें बताओ क्या अल्फा वन अल्फा टू मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे नॉन जीरो स्केलर्स, क्या तुम्हें नॉन जीरो स्केलर्स मिल जाएंगे ऐसे,
बोलो। मिल जाएगा, क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं अल्फा वन को क्या ले लूँ, माइनस का टू ही ले लूँ बस, और अल्फा टू को वन ले लूँ। अगर अल्फा वन को मैं माइनस टू ले लूँ और अल्फा टू को वन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टू रखूंगा तो माइनस का टू एक्स बन जाएगा, ये प्लस का टू एक्स बन जाएगा, जीरो आ गया। तो नॉन जीरो अल्फा वाई, नॉन जीरो अल्फा आईज मिल गए मुझे, नॉन जीरो मिल गए। ठीक है, तो ये सेट फिर तुम्हारा क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ये सेट क्या हो गया तुम्हारा, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। समझ रहे हो? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है। हाँ, अब कुछ रिजल्ट हैं, बताना तुम्हें समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बताना समझ आ रहे हैं कि। पहला, पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इफ, या फिर सीधा ही मैं लिखूं द सबसेट ऑफ एल आई सेट इज ऑलवेज एल आई। क्या ये बात समझ आती है? अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। डिपेंडेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मान लो मैंने कह दिया v1 v2 v3 और v4, मान लो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा थ्री वी थ्री और अल्फा फोर वी फोर को जीरो के बराबर अगर मैं रख दूं, अगर मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, हाँ वैशाली सुनो, रिपीट ही कर रहा हूँ, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर को अगर मैं जीरो के बराबर रख दूं, तो क्या यहां से इसका मतलब यही है ना कि ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए, क्योंकि ये सेट एल आई बोल के चल रहे हैं, ये सेट हम एल आई बोल रहे हैं, तो ये सारे अल्फा आई जीरो होने चाहिए। अब सोचो अगर मैं इसका एक सबसेट ले लूं, इसका सबसेट लेने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने इनमें से v1 v2 और v4 तीन एलिमेंट ले लिए, ये इसका एक सबसेट बना दिया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, यानी कि इसके अंदर से v3 हटाना है। तो जो पहले ही सारे के सारे जीरो पे ये जीरो बन रहा था, नहीं तो पहले ही बन जाता है ये कुछ और, है ना? तो अभी भी अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा फोर को जीरो ही होना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं बचेगी, है ना? तो ये पहले लीनियरली डिपेंडेंट थे, तो ये अभी भी लीनियरली, सॉरी पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तो अभी भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। नहीं समझ में आ रही है अभी भी बात? तो ये सेट देखो, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी सबसेट बना के देखो तुम इसका कोई भी सबसेट बना लो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, है ना? वन एक्स एक्स स्क्वायर में से कोई भी ले लो ना, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। पहली बात तो ये समझ आई। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट के सुपर सेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या इसके सुपर सेट के बारे में कुछ कह सकते हो? इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐड करना है, मान लो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा बताओ? एक चौथा एलिमेंट और जोड़ना है, तो एक चौथा एलिमेंट और जोड़ दूंगा मैं, तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम इसमें से एक एलिमेंट टू ले लो, इनका ही कोई मल्टीपल ले लो भाई, टू ले लो, टू एक्स ले लो या टू एक्स स्क्वायर ले लो। अब अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो इसको तो मैं माइनस टू से गुना करा दूंगा, बाकियों को जीरो से करा देंगे और इसको वन से करा देंगे, तो ये वाला तो इसके साथ खत्म हो जाएगा और बाकी सारे जीरो बन जाएंगे, तो ये डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है? सबसेट पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हो। दूसरी बात, द सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, अब इसके अंदर तुम कुछ भी जोड़ लो आगे, इसके अंदर तुम कुछ भी जोड़ लो, ई की पावर एक्स जोड़ लो, साइन एक्स जोड़ लो, जो मन करे वो जोड़ लो, एकदम इनसे अलग अलग। भाई तुम्हें पता है कि इसको मेरे को क्या कराना था, इसको माइनस टू से गुना कराना था, इसको मेरे को वन से गुना कराना था, अब इनको जीरो से कराए जाओ, आगे वालों को एक जोड़ो, सौ जोड़ो, हजार जोड़ो, क्या ही फर्क पड़ेगा? आगे वालों को तो मैं जीरो से गुना करा करा के जोड़ लूंगा, यहीं पे ही लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो आगे तो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा ही। पर इसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस सेट का अगर सबसेट लोगे तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मान लो तुमने सिर्फ एक्स ले लिया, इसका एक सबसेट उठा लिया तुमने एक्स, अब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है बताओ? एक्स जो ये सेट लिखा है एल आई है क्या एल डी है, कमेंट करके बताओ। एक्स जो है ये एल आई है या एल डी है, यानी कि अल्फा वन इंटू में एक्स जीरो आना चाहिए, यही तो बनेगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से अल्फा वन क्या होगा बताओ जरा, लेकिन मैं आया जल्दी बताओ क्या होगा?
अरे सॉरी, म्यूट कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि अल्फा वन तुम्हारा जीरो ही हो सकता है, और कोई चॉइस थोड़ी ना है कि अल्फा वन को एक्स से गुना कराओ तो जीरो आना चाहिए। तो अल्फा वन तो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही हो सकता है। तो सारे कांस्टेंट जीरो ही तो हैं। अगर सारे कांस्टेंट जीरो है तो सेट एल आई ही होना चाहिए। अगर सारे के सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो सेट तुम्हारा एल आई ही तो होना चाहिए। और क्या चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने सिंगलटन जीरो ले लिया, तो यहाँ पे अल्फा वन इंटू में जीरो को जब जीरो के बराबर रखोगे तो अल्फा वन क्या आएगा बताओ? तो तुम्हारा अल्फा वन क्या आएगा बोलो? अगर मैं ये अल्फा वन पूछूं तो क्या यहाँ पे अब अल्फा वन को जीरो ही होना पड़ेगा बताओ? अल्फा वन को यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो ले लो, है ना? अल्फा वन को टू ले लो, थ्री ले लो, कुछ भी ले लो, ये जीरो बन जाएगा। तो सिंगलटन जीरो जो होता है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना है, गलती करा देंगी नहीं तो। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट होता है, सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट का लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अच्छा, एक ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात, इफ एस इज एल आई, इफ एस इज एल आई, अगर एक एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देन all elements of all elements of S must be नॉन जीरो। कह रहा है कि अगर एक सेट एल आई है, अगर एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स फिर नॉन जीरो ही होंगे। उनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट जीरो हो गया, सोचो अगर एक सेट एल आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मान लो वन एक्स, एक्स स्क्वायर और जीरो, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब ये सेट एल आई कैसे होगा कुछ सोचो। वन, अल्फा वन इंटू में एक्स, अल्फा टू इंटू में एक्स, सॉरी अल्फा वन इंटू में वन, अल्फा टू इंटू में एक्स, अल्फा थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर, और अल्फा फोर इंटू में जीरो। अब ये तीनों तो चलो जीरो ले लिए, अब अल्फा फोर को तो फिर तुम कुछ भी नहीं ले लोगे। अल्फा फोर को तुम फाइव भी ले लोगे, सिक्स भी ले लोगे, सेवन, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लो। तो फिर ये जीरो कैसे हो सकता है ना? है ना? ये चीज तुम्हारा अल्फा फोर सिर्फ जीरो कैसे हो सकता है? ये कोई नॉन जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारा है क्या हो जाएगा, इसके फिर सारे एलिमेंट नॉन जीरो होने पड़ेंगे। या तो डिपेंडेंट होगा, या तो इसको डिपेंडेंट बोलो, और डिपेंडेंट नहीं बोल रहे हो तो फिर ये बात गलत है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है। फोर्थ, संजीव कह रहा है कि उसका रिजल्ट लिख दो। सिंगलटन जीरो जो होगा तुम्हारा इज एल डी, है ना? एंड सिंगलटन पी वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज एल आई। बोलो, समझ आई ये बात? और कोई है? बाकी सब तो बेकार है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट की कहानी होगी। अब हमारा यहां से बड़ा मेन टॉपिक आता है बेसिस का। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस। बेसिस क्या होगा? बेसिस का मतलब बेस, नींव। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले क्या रखनी पड़ती है? उसकी नींव रखनी पड़ती है ना? उस नींव के अंदर चाहिए क्या? एक नींव बनानी होती है, तो उसके अंदर चाहिए क्या ये बताओ? जब किसी भी चीज़ की नींव रखते हो, जरूरी नहीं है किसी बिल्डिंग की रखते हो, किसी भी चीज़ की, किसी रिश्ते की, है ना, किसी भी चीज़ की अगर नींव रखते हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? पहले तो हमें चाहिए होती है मिनिमम सामग्री। कि मिनिमम सामग्री चाहिए क्या हमें? है ना, सामग्री चाहिए कि भाई हमें वो जो चीज़ खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो हमें उस बिल्डिंग में चाहिए क्या क्या? या हमें कोई इंसान पसंद करना है तो उस इंसान के अंदर हमें चाहिए क्या क्या? तो नींव रखी जाएगी। भाई मेरे को सच्चाई चाहिए, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, है ना? तो पहले तो सामान चाहिए, है ना? बिल्डिंग बनानी है तो बजरी चाहिए, ईंट चाहिए, और क्या क्या चाहिए होता है? सीमेंट चाहिए। पहले तो सामान चाहिए, मिनिमम सामान जो चाहिए। फिर दूसरा, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ये भी जरूरी है ना? कितना सामान मिनिमम चाहिए, पहले तो क्या क्या चाहिए और कितना चाहिए, मिनिमम कितने से कितना चाहिए। तो हमें दो चीज़ें बनानी है। हमें अगर कोई भी नई चीज़ खड़ी करनी है तो उसकी नींव में दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो मुझे सामान क्या क्या चाहिए मिनिमम, और एक मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। हाँ, जो भी चाहिए वो तुम देखो वैशाली चाहिए, लॉयल्टी भी चाहिए वो तुम देखो, तुम्हें जो चाहिए वो देखना तुम। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें जो जो चाहिए वो देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें पहले तो क्या क्या सामान चाहिए और कितना सामान चाहिए, और मिनिमम, क्योंकि नींव जो होती है ना वो मिनिमम होती है। नींव कभी भी मैक्सिमम नहीं होती। किसी भी चीज़ का जो बेस होता है ना वो मिनिमम होता है। किसी भी चीज़ का बेस जो होता है वो मैक्सिमम नहीं होता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। जहाँ पे भी बेस वर्ड आ गया वो मिनिमम ही होता है। जब भी ये बोलते हैं कि नींव ही खराब रखी गई थी, तो नींव का मतलब यही बोलते हैं कि सबसे जो सबसे मिनिमम चीज़ थी वही गलत रखी गई थी। तो जहाँ पे भी बेसिस आ गया तो पहली चीज़ तो ये समझो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ये मिनिमम है। ठीक है? यानी कि हमें बेसिस के अंदर तो वो क्या कहता है कि ए इफ वी इज ए वेक्टर स्पेस, अगर वी एक तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, इफ वी इज ए वेक्टर स्पेस, देन ए सेट V is basis of S, is basis of S if, तो अगर एक वेक्टर स्पेस V है, एक दूसरा सेट उसका बेसिस होगा। दूसरा सेट उसका बेसिस कब होगा ये देखो। मतलब मान लो एक वेक्टर स्पेस उठाया तुमने, अब तुम्हें उसका बेसिस बनाना है, यानी कि उसका बेसिस बनाने के लिए तुम्हें ये देखना है कि इसके अंदर कितनी वैरायटी का तो सामान था, तो वो चीज़ चाहिए तुम्हें।
कितनी वैरायटी का सामान था, वो बेसिक बेसिक चीजें चाहिए तुम्हें, और कितनी से काम चलेगा ये भी देखना है कि भाई कितनी लेनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ले लिया, है ना। अब मान लो तुम्हारा जो है सीमेंट है और बजरी है, अब उन दोनों को अगर तुम मिक्स कर दोगे तो उनका जो पेस्ट बनेगा वो तो मुझे नहीं चाहिए ना, वो तो बन ही जाएगा उससे। तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो सीमेंट भी चाहिए और मेरे को बजरी भी चाहिए। बजरी समझते हो ना, हमारे यहाँ पे उसको बजरी बोलते हैं, जो मिट्टी टाइप होता है ना, और आजकल तो डस्ट बोलने लग गए उसको, तो समझ जाना उसको। तो सीमेंट को और उसको जब मिक्स करते हैं तो उसका जो बनता है जिससे ईंटें चिपकाई जाती है, तो अब तुम अगर वो भी अलग से रिक्वायरमेंट रख दोगे अपनी बेसिस में, तो वो तो नाजायज रिक्वायरमेंट हो गई। वो तो क्या हो गई, नाजायज रिक्वायरमेंट हो गई। तो नाजायज रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे, वो तो अल्टीमेटली बन ही जाना है उनसे, तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर V एक वेक्टर स्पेस है और B उसका एक बेसिस है, देन A सेट B इज द बेसिस ऑफ S इफ, अगर B दो काम कर दे, अगर B सेट तुम्हारा दो काम कर दे, B जो है ना, B जनरेट कर दे इसको, B जनरेट्स S और B स्पेन्स S। ये दो वर्ड यूज करना है, एक तो जनरेट का और एक स्पेन का, एक तो जनरेट्स और एक स्पेन। बदरपुर बोल। दूसरा B स्पेन्स S, और B क्या होना चाहिए, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। B क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो क्या लिख दिया मैंने, B इज ए वेक्टर स्पेस देन सेट B इज द बेसिस ऑफ, क्या गलत लिख दिया, बेसिस, अच्छा बेसिस ऑफ V लिखना है, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं सोचूं क्या कह रहे हैं, बेसिस ऑफ V, सॉरी सॉरी, मैं सोचा ठीक है ठीक है। तो ये जो मैं अभी तुम्हें कह रहा था कि वो पेस्ट नहीं चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली ही शर्त हो गई, है ना। स्पेन्स और जनरेट्स का क्या मतलब है, वो जो हम पीछे अभी डिस्कस कर रहे थे ना, लीनियर स्पेन वाली बात, जो हम LS वाली सेट, LS की बात हम जो कर रहे थे, लीनियर स्पेन की बात कर रहे थे, वो यही कर रहे थे। जैसे कि अगर तुम्हें XY प्लेन बनाना है, तुम्हें XY प्लेन बनाना है, मान लो हमें क्या बनाना है, XY प्लेन बनाना था। अब हमने पहले उल्टा देखा था, हमने ये देखा था कि ये जनरेट किसको करता है, हमने ये देखा था कि इससे किस चीज का जन्म होगा, ये किस चीज को जनरेट कर देगा या स्पैन कर देगा। स्पैन का मतलब समझो ना, स्पैन का मतलब वैसे तो पनपना होता है, पर स्पैन का मतलब यहाँ से क्या चीज बन जाएगी। तो अगर हमने पहले तो ये पूछा कि ये बन के क्या बन जाएगा, अब अगर मैं ये बोलूं कि XY प्लेन को मिनिमम इन दोनों चीजों की जरूरत है, XY प्लेन को बनाने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है, सर फर्स्ट में भी V लिखिए, और भी कहीं गलती की, फर्स्ट में भी V लिखिए, कहाँ पे, इफ S इज Li देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इफ S जनरेट्स V और B जनरेट्स V और B स्पेन्स, ठीक है ठीक है। वो S दिमाग में चल रहा था, पीछे S ले रखा था ना मैंने, हाँ। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो XY प्लेन है वो इन दोनों से मिलकर बना है, XY प्लेन को बनाने के लिए ये दोनों चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट का रोल प्ले कर रही है, क्या ये बात समझ आ रही है तुम्हें। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, ये क्या कर रही है, इसको जनरेट करने के लिए। तो एक तरीके से ये S जो है ना, इसका स्पेनिंग सेट है XY प्लेन का, यानी कि R² का ये क्या हो गया, स्पेनिंग सेट हो गया। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, खुद सोचो, क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं तुमको बोलूँ अल्फा 1 इंटू में 1 0 0 प्लस अल्फा 2 इंटू में 0 1 0, इसको अगर तुम 0 0 0 के बराबर रख दो, तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या तुम्हें नॉन जीरो मिल पाएंगे, क्या तुम्हें अल्फा 1 और अल्फा 2 नॉन जीरो नंबर्स मिल पाएंगे, कुछ सोचो। ये क्या बनेगा, अल्फा 1 0 0 प्लस 0 अल्फा 2 0, मैं सीधा जोड़ दूं तो क्या बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 0 और 0 0 0, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 0 भी आ रहे हैं, तो ये जनरेट भी कर रहा था और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी थे। तो इस एस सेट को मैं XY प्लेन का क्या बोल सकता हूँ, बेसिस बोल सकता हूँ। ये इसका क्या बन गया, बेसिस बन गया। समझ आ रही है बात, ये इस चीज का क्या बन गया, बेसिस बन गया। तो एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट को जनरेट भी कर दे, जो किसी को जनरेट भी कर दे और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बेसिस होगा। अब यहीं से एक चीज और देख लो, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये क्वेश्चन पूछता है एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है। अब ये वही बात है कि समान चाहिए कितना, समान चाहिए कितना, यानी कि बेसिस के अंदर जितना समान चाहिए था वो डायमेंशन हो गई, कितनी कितनी अलग अलग तरह की चीजें चाहिए उनको काउंट कर लो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस इज द डायमेंशन, यानी कि बेसिस के अंदर कितनी चीजें रखी हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस इज द डायमेंशन ऑफ इट। बेसिस क्लियर नहीं हुआ है सर, क्या नहीं हुआ क्लियर, अभी हो जाएगा वैशाली, अभी हो जाएगा। चलो अभी क्लियर करते हैं, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा यहाँ से तुम्हें। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सिंपल हमारा किसका, Rn वाले लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ V इज इक्वल टू R² ओवर R से, ये वही है XY प्लेन वाला ही है, ये क्या है, ये XY प्लेन वाला ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसका बेसिस बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढो जिन दो एलिमेंट से सारे के सारे इस टाइप के एलिमेंट बन जाए, X, Y टाइप के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो। V जनरेट्स V समझ नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, खबर हिमांशु अभी आ जाएगा। मैं तुमको बोलूं कि X, Y टाइप के इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, उसके लिए मिनिमम दो एलिमेंट्स कौन से चाहिए ये बताओ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि X वाले को तो ये जनरेट कर देगा 1, इधर वाले को तो 1, 0 जनरेट कर देगा,
और इधर वाले को y वाले को 0,1 जनरेट कर दे। एक एलिमेंट से तो तुम कर नहीं पाओगे ना, एक एलिमेंट से तो तुम कर नहीं सकते, एक एलिमेंट से नहीं कर पाओगे क्योंकि दूसरा अलग जनरेट करना है। मान लो तुम्हें 5,7 बनाना है, जनरेट करने का मतलब क्या है कि x, y टाइप के सारे एलिमेंट बन जाए इस दुनिया के। तो मान लो 5,7 बनाना है तुम्हें, तो पहले एलिमेंट को 5 से गुना करा दो, इससे x वाला बन जाएगा, और 7 इससे बनाना है तो 7 इंटू में 0,1 कर दो, क्या बन जाएगा 5,7 बन जाएगा। जो एलिमेंट बनाना है एक्स वाई टाइप का, उसको इससे तो x से गुना कराओ, इसको y से गुना कराओ और जोड़ दो, तो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ क्या एलिमेंट नहीं बना पा रहे। तो सबसे पहली बात तो जनरेटिंग हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, ये जनरेटिंग हो गया। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बताओ। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट को एक डायरेक्टली तुम ऐसे भी समझ सकते हो, क्या एक को किसी कांस्टेंट से गुना कराएं तो दूसरा आ सकता है क्या, किसी एक को अगर मैं किसी कांस्टेंट से गुना कराऊं तो दूसरा आ सकता है क्या, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से गुना कराऊं तो क्या ये आ सकता है, इसको किसी कांस्टेंट से गुना कराऊं तो ये आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये बेसिस बन रहा है, ये इसका क्या है, बेसिस बन रहा है ना, ये इसका क्या बन रहा है, बेसिस। और अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं तुमसे तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी 2, क्योंकि दो एलिमेंट्स चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं बना सकते तुम दो से कम एक एलिमेंट से इस स्पेस को कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, एक एलिमेंट कभी इस वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर पाएगा। अब एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या सिर्फ यही होगा, ना भाई, बेसिस इनफैक्ट इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट बेसिस होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही होगा, ऐसे दुनिया जहान के इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स बहुत सारे मिल सकते हैं जो वेक्टर स्पेस को जनरेट भी कर दें और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, ठीक है। तो बेसिस एक्चुअली में इनफाइनाइट होते हैं, अभी हम आगे जब रिजल्ट्स लिखेंगे तो उसमें मैं लिखवाऊंगा। अब अगर तुम्हें ये बात थोड़ी समझ आई तो तुम्हें ये भी समझ आएगी कि आर क्यूब ओवर आर, अगर मैं आर क्यूब का बेसिस बनाना चाहूं, यानी कि मेरे को एक्स वाई जेड के इस टाइप के सारे एलिमेंट्स बनाने स्पेस के, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए ले लूंगा मैं 1 0 0, एक्स वाला जनरेट कर देंगे एक एलिमेंट से, एक एलिमेंट से वाई वाला कर देंगे और एक एलिमेंट से जेड वाला कर देंगे, एक एलिमेंट से क्या कर देंगे, जेड वाला कर देंगे। समझ आई बात। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बेसिस बन जाएगी तुम्हारा किसका, आर क्यूब का, आर क्यूब का बेसिस बन जाएगा। इसको इसको जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, 3 की, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई 3। सिमिलरली आर 4 बनाना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 0 1, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गया। कोई अगर तुम्हें स्टैंडर्ड बेसिस बोल दे कि आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस लेना है, तो आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस ये होगा, अंडरस्टूड है। आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस ये हो गया। अगर उसको कोई और बेसिस देना हुआ तो वो तुम्हें खुद से देगा, अगर उसको तुम्हें कोई और बेसिस देना हुआ ना तो वो खुद से बना के देगा तुम्हें वो बेसिस, ठीक है। बाकी ऐसे इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। बोलो क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई, समझे या नहीं समझे। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं एक बेसिक सी बात पूछूं, एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर इस दुनिया के सारे रियल नंबर है, बस एक वेक्टर स्पेस बनाया जिसके अंदर इस दुनिया के सारे रियल नंबर है, ये बनेगा हमारा वेक्टर स्पेस, बिल्कुल बनेगा। इसको जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी बताओ। मैं कह रहा हूँ रियल नंबर्स का सेट है बस, और कुछ नहीं कह रहा, रियल नंबर्स के सेट को ओवर आर जनरेट करना है, रियल पे ही करना है, रियल ओवर रियल, आर ओवर आर, इसको जनरेट करना है, तो कितने एलिमेंट्स चाहिए बोलो। यानी कि जैसे मैं आर क्यूब आर स्क्वायर पूछ रहा था तो ये आर वन ही हो गया एक तरीके से, ये कितना हो गया, आर वन ओवर आर हो गया। कितने एलिमेंट्स चाहिए, बिल्कुल गगन, सिर्फ एक एलिमेंट वन से काम चल जाएगा, वन इसको पूरे को जनरेट कर देगा, वन पूरे को जनरेट कर देगा, वन को रियल नंबर से गुना कराते जाओ सारे रियल नंबर बन जाएंगे, तो इसके बेसिस में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अब मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसके बेसिस में एक आएगा और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कॉम्प्लेक्स ओवर आर की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं रियल के ऊपर, यानी कि मेरे को ए प्लस आयोटा बी टाइप के सारे एलिमेंट्स जनरेट करने हैं, तो बोलो किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ए प्लस आयोटा बी को अगर मेरे को जनरेट करना है, इस दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरेट करना है, इस दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरेट करना है मेरे को, तो बेसिस के अंदर मेरे को क्या चाहिए, बोलो कौन कौन चाहिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है ए प्लस आयोटा बी टाइप का, तो रियल पार्ट जो होगा, रियल पार्ट को तो जनरेट कौन कर देगा, वन कर देगा, रियल पार्ट जो होगा वो तो सारा का सारा वन से जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल संजीव। और इमेजिनरी पार्ट और जनरेट करना पड़ेगा, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मेरे को आयोटा भी चाहिए आदर्श, तो इसके बेसिस में फिर मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए,
इसके बेसिस में मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए? 2 एलिमेंट्स, एक तो ए को जनरेट करे और एक बी को जनरेट करे, समझ रहे हो? तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछ लूं सी स्क्वायर ओवर आर, सी स्क्वायर ओवर आर की अगर मैं डायमेंशन पूछ लूं, यानी कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, इसकी डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स चाहिए? बताओ, इसकी डायमेंशन के अंदर, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स चाहिए? इसकी डायमेंशन कितनी होगी? अगर मैं तुमसे इसकी डायमेंशन पूछूं तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? सर बेसिस हमेशा ब्रैकेट्स में ही लिखना है। एक्चुअली बेसिस एक सेट है हिमांशु, बेसिस एक सेट है। अब सेट को तो मैं ब्रैकेट में ही लिखूंगा और किस में लिखूंगा, है ना हिमांशु? इसकी डायमेंशन कितनी होगी बताओ? 3 होगी वैशाली। सोचो तुम्हें इसको जनरेट करना है 2 + 3 आयोटा कोमा 1 + 4 आयोटा, तो कैसे जनरेट करोगे बताओ? एक तो तुम्हें चाहिएगा इस 2 को जनरेट करने वाला, एक चाहिएगा तुम्हें 3 आयोटा को जनरेट करने वाला, एक चाहिएगा तुम्हें 1 को जनरेट करने वाला, और एक चाहिएगा तुम्हें 4 आयोटा को जनरेट करने वाला। इनको अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा ना, अकेला एक एलिमेंट इन दोनों को कैसे जनरेट कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी डायमेंशन फिर 4 होगी। 2 एलिमेंट्स तो तुम्हें यहां से चाहिए और 2 एलिमेंट्स तुम्हें यहां से चाहिए। जब भी कॉम्प्लेक्स की बात होती है ना, तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। रियल ओवर रियल की डायमेंशन अगर n है, तो कॉम्प्लेक्स ओवर रियल की डायमेंशन 2n हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है? इवनिंग पवन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी चीज अब देख ही लो, अब साथ के साथ अगर देख रहे हो तो तुम। पांचवा छठा, अगर मैं तुमको बोलूं कि इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाओ, देखो डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, देखना ये सवाल नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मान लो एक वेक्टर स्पेस वी है जिसके अंदर एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट्स हैं, और साथ में तुम्हें कंडीशन दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या मान लो 0 ही ले लो, या मान लो 1 है। अगर मैं बोलूँ इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी? देखो अगर सिर्फ एक्स वाई जेड होता, ये नहीं होता, अगर सिर्फ एक्स वाई जेड होता तो इसकी डायमेंशन 3 हो गई, एक्स और वाई और जेड, आर क्यूब बन गया। पर उसके साथ मैंने एक कंडीशन लगाई है, तो अब इसको जनरेट करने के लिए कितनी डायमेंशन की जरूरत है? कितनी डायमेंशन की जरूरत है? लिख लो संजीव, कोई जरूरी नहीं है, बताओ। बेसिस की जरूरत नहीं है हमें, बोलो। मुझे ये बताओ, अब इसका बेसिस नहीं निकालना मुझे, बेसिस से मेरे को मतलब भी नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे? डायमेंशन से। तो कितने एलिमेंट्स चाहिए इन तीनों एलिमेंट्स को बनाने के लिए? क्या 3 ही चाहिए या 3 से कम चाहिए? कुछ सोचो, क्या तुम्हें 3 ही एलिमेंट्स चाहिए इन तीनों एलिमेंट्स को बनाने के लिए, या 3 से कम चाहिए? कुछ सोचो। हाँ तूने सही तो लिखा है, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है। बाकी -1 और माइनस आयोटा नहीं लिख सकते। इसका बेसिस क्या बनेगा ये बताओ? a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, इसका बेसिस बताओ क्या बनेगा? इसका बेसिस क्या बनेगा? 1,0 आयोटा कोमा 0, 0,1 और 0, आयोटा, ये बेसिस बनेगा, ठीक है? ये बेसिस में, ठीक है? हाँ ये बताओ कितने एलिमेंट्स चाहिए भाई? जैसे मान लो तुमने x ले लिया और y ले लिया, तो क्या z निकालने की जरूरत है? बिल्कुल आदर्श रूबल, तुमने x ले लिया और y ले लिया, तो क्या z निकालने की जरूरत है? z तो अपने आप आ जाएगा भाई, अगर x आ गया y आ गया तो z तो मैं इस रिलेशन से ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा। अगर x आ गया y आ गया तो z तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस रिलेशन में x और y को रखेंगे तो z आ जाएगा। तो मुझे तीन तीन की जरूरत थोड़ी ना, मेरा तो 2 से ही काम चल जाएगा। अगर 2 को लेंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? इसकी डायमेंशन फिर 2 हो गई। अब एक यहाँ पे एक रूल भी होता है, मतलब रूल तो क्या होता है, एक तरीका होता है, क्या कहता है कि जो टोटल डायमेंशन है ना, टोटल डायमेंशन है उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ कंडीशंस को, नंबर ऑफ कंडीशंस को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। जितनी भी कंडीशन दी हुई है ना उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। वैसे इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए थी। कंडीशन कितनी गिवन है? 1 गिवन है, तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। बाकी समझने का तरीका यही है कि भाई 2 ही एलिमेंट चाहिए, तीसरा तो रिलेशन से अपने आप बन जाएगा, तीसरा जो एलिमेंट है वो तो रिलेशन से ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूँ 7, एक वेक्टर स्पेस मान लो दिया हुआ है x y z w such that belongs to r की पावर 4, such that x plus y minus w is equal to 0, x plus 2y plus w is 0। इसकी डायमेंशन कितनी होगी बताओ? इसकी डायमेंशन कितनी होगी ये बताओ? बोलो। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? टोटल कितनी होनी चाहिए? 4 कंडीशंस गिवन है, 2 कंडीशंस कितनी गिवन है? 2 कंडीशंस गिवन है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर वैसे समझना है तो, और अगर वैसे समझना है तो कैसे समझोगे? देखो ये दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, इनको सोल्व करके देखते हैं। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को जोड़ दूं,
एक्स प्लस वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। मान लो इन दोनों को सॉल्व करें, जोड़ दो दोनों को, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, यानी कि एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस का टू वाई होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस का टू वाई होना चाहिए। और अगर एक्स की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख दूं, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दे, मान लो फर्स्ट में रख दी, तो माइनस का टू वाई प्लस का वाई माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये कितना बन गया, माइनस का वाई माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस का वाई। समझ रहे हो, यानी कि क्या हुआ फिर, हमें अब कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, देखो इन चारों एलिमेंट्स को बनाने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, ये सोचो। देखो अगर तुम y को ले लेते हो, y को ले लेने से x भी आ जाएगा, y को ले लेने से w भी आ जाएगा, यानी कि अगर एक अकेला y को लिया तो w और x दोनों आ गए, है ना। w और x क्या आ गए, दोनों आ गए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया ये मैंने, टू एक्स प्लस थ्री वाई होगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई होगा, थोड़ा रिलेशन गड़बड़ हो गया है, ये थ्री वाई टू वाई हो जाएगा, कोई नहीं हो रिलेशन से तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से भी कोई रिलेशन आ जाएगा, इसको जब उठा के मैं यहाँ रखूंगा, माइनस का थ्री बाई टू वाई प्लस वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस का वाई बाई टू माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, और वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डब्ल्यू, ये ले लो, ठीक है, जो भी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वाई की वैल्यू लूंगा तो एक्स आ जाएगा, और वाई की वैल्यू लूंगा तो डब्ल्यू भी आ जाएगा, है ना। तो यानी कि एक वाई लेने से जेड, सॉरी एक्स और डब्ल्यू भी आ गए, तो एक एलिमेंट से तीन तो बन गए, और जेड मेरे को लेना ही पड़ेगा, जेड का तो कोई लेना देना नहीं है, जेड तो आएगा यहाँ पे। तो एक तो वाई ले लेंगे और एक जेड ले लेंगे, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी डायमेंशन टू हो जाएगी। पर वो कई बार तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें थोड़ा सा बेवकूफ बनाएगा वो, ऐसे देखो, जैसे मान लो मैंने यही इक्वेशन ले लिया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर की पावर फोर प्लस दैट एक्स प्लस वाई माइनस का टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, और टू एक्स प्लस टू जेड, सॉरी क्या मान लो, चलो टू एक्स प्लस टू जेड इज इक्वल, ऐसे दे दिए। बताओ इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, बताओ। की डायमेंशन कमेंट करो जरा। कितनी होगी, दो होगी, है ना। क्योंकि देखो ये तीसरी कंडीशन फालतू की लिखी हुई है, ये दोनों तो सेम ही कंडीशन है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन नहीं है, ये दोनों सेम कंडीशन है, ठीक है। तो निशांत देवकांत आदर्श कितनी होंगी, दो ही होंगी, तो ये यहाँ पे दो ही कंडीशन है बस, ठीक है। और कितने वेरिएबल, कितनी डायमेंशन है टोटल, चार है, चार माइनस दो, दो ही करना। ये बताओ, काउंट करो इसको, इसके डायमेंशन काउंट करो जरा। एक चीज हम छोड़ा है पता है, एक कंसेप्ट था लीनियरली इंडिपेंडेंट को चेक करने का कंसेप्ट, वो छोड़ा है, तो वो हम कल करेंगे आते ही। लीनियरली इंडिपेंडेंट को चेक करना था, वो छूट गया, वो कल करेंगे, वो करना था पता है, वो रह गया। सबका अलग अलग आंसर है, आदर्श का और संजीव का सेम है, आदर्श का और संजीव का सेम है। चलो काउंट करें, काउंट करते हैं। देवकांत का थोड़ा सा अलग है, देखो क्या कह रहा है कि टोटल डायमेंशन तो 100 होनी चाहिए, वैसे टोटल डायमेंशन तो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मैं दोनों तरीके से काउंट कराऊंगा, बाकी पहले कंडीशन से काउंट कर लो। टोटल डायमेंशन 100 होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, x1 x2 के बराबर है, x2 x3 के बराबर है, x3 x4 के बराबर है, तो ऐसे 34 कंडीशन तो यहाँ से है, 34 कंडीशन तो यहाँ से है, और एक कंडीशन ये है प्लस वन, 35 कंडीशन है टोटल। टोटल कितनी कंडीशन है, 35 कंडीशन है, तो मेरे ख्याल से तो इसका 65 होना चाहिए।
और एक बार डायरेक्ट काउंट करके देख लेते हैं। मैं तो एक कंडीशन से तो कभी नहीं काउंट करता हूँ, और मेरे हिसाब से 35 कंडीशन है, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65 होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। एक बार वैसे काउंट करो एलिमेंट्स कितने चाहिए, मेरे को तो सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है। तो देखो, अगर मैं x1 को ले लूँ, अगर मैं x1 को ले लूँ तो ये x1 से लेकर x35 तक तो सारे बराबर हैं। अगर मैं x1 से x35 तक सारे इक्वल है तो एक एलिमेंट तो यहाँ से चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ से चाहिए। फिर 35 से लेके 99 तक के एलिमेंट का सम 0 है, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये 64 एलिमेंट्स हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे कितने एलिमेंट्स हैं, 64 एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे। अब इन सब का सम 0 है, तो x35 से लेके और x98 तक एलिमेंट्स लेऊंगा मैं सारे, एक एलिमेंट तो अपने आप आ जाएगा, मानते हो? एक एलिमेंट तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पीछे के सारे पता है तो लास्ट वाला तो निकाल ही लेंगे रख के। जैसे यहां हमने देखा था, इसके अंदर हमने देखा था कि 2 पता थे, तीसरा तो अपने आप आ गया। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारे 64 एलिमेंट है तो 63 एलिमेंट पता होने चाहिए, 64वां तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 63 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई। और देखो 100 वाले का कोई जिक्र नहीं है, एक एलिमेंट ये भी चाहिएगा। 100 जो एलिमेंट है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो भी तो चाहिएगा, उसकी डायमेंशन भी तो काउंट करनी है, तो उसकी भी डायमेंशन काउंट करें तो 65 ही होगा। कंडीशन से देख लो चाहे वैसे देख, कंडीशन समझ में आई। x1 को x2 के बराबर रखोगे तो पहली कंडीशन, x2 को x3 के बराबर रखोगे तो दूसरी कंडीशन, ऐसे x34 को x35 के बराबर रखोगे तो 34वीं कंडीशन। तो 34 कंडीशन तो वो है, और एक कंडीशन ये है पूरी की पूरी, 35 कंडीशन है। टोटल एलिमेंट्स 100 है, तो 65 इसकी डायमेंशन होनी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बोलो। हाँ भाई, एक और करोगे ऐसा ही, सबका आंसर गलत था यानी कि, एक और कर लो ऐसा ही, इंपॉर्टेंट है। x1 x2 x100 तक एक और कर लो ऐसा ही। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x20 एंड x21 प्लस x22 x30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x91 x92 x99 इक्वल टू 0। बताओ इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो तुम कंडीशन ही काउंट कर दोगे जल्दी से, अब तो तुम कंडीशन ही काउंट कर दोगे। वेरी गुड सौम्यदीप, सही है एकदम। नहीं ज्ञानेंद्र, ये क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र सही नहीं है। हाँ तो डायमेंशन कितनी होगी संजीव, ज्ञानेंद्र ने बिल्कुल। जितेंद्र, देवकांत गलत कर रहा है, अभी भी गलत कर रहे हो यार। ठीक है संजीव, कितनी है भाई, देखो यहाँ से कितनी कंडीशन है, 19 कंडीशन तो ये है। कितनी कंडीशन है, 19 कंडीशन तो ये है। ये कितनी कंडीशन है, ये 19 कंडीशन है। x1 x2 के बराबर, x2 x3 के बराबर, x3 x4 के बराबर, तो 19 कंडीशन तो ये है ना। और x21 से लेके x30 तक एक इनका सम 0 है, एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई, है ना। तो कितनी कंडीशन है टोटल, 21 कंडीशन है। टोटल कितनी कंडीशन है, 21 कंडीशन है। जब 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 21 को तो 79 आएगा। वैसे भी काउंट कर सकते हो करना चाहो। यहाँ से कितना एलिमेंट चाहिए, यहाँ से एक एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट ये 20 तक जनरेट कर देगा। फिर 21 से लेके 30 तक 9 एलिमेंट यहाँ से चाहिए, 9 एलिमेंट यहाँ से चाहिए। फिर 31 से लेके 90 तक वो तो सारे ही चाहिए, 60 एलिमेंट, 60 एलिमेंट्स वो चाहिए, है ना। और फिर 91 से लेके और 99 तक 9 एलिमेंट यहाँ से चाहिए, और एक 100th जो एलिमेंट है वो भी चाहिए। 9 नहीं, यहाँ से 8 चाहिए, सॉरी। 91 से 99 तक 9 है ना, तो 8 एलिमेंट यहाँ से चाहिए और एक 100th एलिमेंट और चाहिए, एक हमें 100वां एलिमेंट और चाहिएगा। तो कितना हो गया तुम्हारा सम, 79 हो गया। डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हो। इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई 70। समझ गए। तो चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मुझे याद दिलाना कि लीनियर इंडिपेंडेंस को चेक करना सिखाना है, वो मैं छोड़ आया। लीनियर इंडिपेंडेंस के अंदर मेरे को ये चेक करना सिखाना था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कैसे करते हैं। तो उससे पहले मुझे रो एक्लन फॉर्म भी बतानी पड़ेगी तुम्हें, तो रो एक्लन फॉर्म बताएंगे। रो एक्लन फॉर्म में से TSSB पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो रो एक्लन फॉर्म भी करेंगे हम, है ना। और कल एक बार मेरे को याद दिला देना, रो एक्लन फॉर्म करानी है और मेरे को लीनियर इंडिपेंडेंस भी करानी है। या तो पहले बेसिस कंप्लीट करके, डायमेंशन कंप्लीट करके और फिर वो कर लेंगे, या पहले वो कर लेंगे फिर डायमेंशन को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे अब कल, राइट। नोट्स मैं अभी भेज रहा हूँ, कल लेट हो गया था। कल एक्चुअली वो फाइल करप्ट हो गई थी, वो फाइल सेंड नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है।